कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री चल रही थी। वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर चलने वाला था जिसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से लेकर 1918 तक। इसके पीछे के क्या प्रभाव थे, कारण थे, उसके लिए हमने एक लेक्चर आपके लिए बनाया था, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो कहानी अगर आपको समझ में आएगी, आ चुकी होगी, तभी आपको थोड़ा सा ये समझ में अच्छे से आ पाएगा, क्योंकि वो ही इसका कहीं ना कहीं कारण है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो रहा, उसके पीछे कारण क्या थे, हमें ये देखना। उसके बाद में हमें प्रक्रिया नहीं देखना है कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। हमें फिर देखना उसका परिणाम। उसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट। परिणाम के बाद में उसके बाद जो संधि हुई, हर देश के साथ में अलग अलग संधि हुई, और हर देश के साथ में अलग अलग संधि हुई, तो उसमें एक संधि प्रमुख रूप से संधि रही जिसका नाम था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि, ये वर्साई की संधि को हमें पढ़ना है। तो आपको आज के लेक्चर में हम बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर, कल का लेक्चर, ये 2 लेक्चर लेंगे, और 2 लेक्चर में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो हमें पढ़ना क्या क्या है ये आपको समझ में आ गया। हमें पढ़ना ये चीज। अब आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ पुरानी बातें, और पुरानी बातें जब रिकॉल हो जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इटली और जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था बिस्मार्क। और बिस्मार्क जो था वो लोहा और रक्त की नीति, मतलब युद्ध की नीति पर चलकर ही इटली जर्मनी के एकीकरण की परिकल्पना उसने रखी। और यही कारण रहा कि उसके द्वारा जर्मनी के एकीकरण के लिए 3 युद्ध लड़ना पड़ा। एक डेनमार्क के साथ लड़ा, एक ऑस्ट्रिया के साथ लड़ा, और एक फ्रांस के साथ लड़ा। फ्रांस के साथ जो युद्ध लड़ा था बेटा, उस युद्ध का नाम था सोडान का युद्ध। और उस सोडान के युद्ध के बाद में जो संधि हुई थी, उस संधि का नाम था फ्रैंकफर्ट संधि। और इस फ्रैंकफर्ट संधि के कारण कहीं ना कहीं हमेशा जर्मनी को इस बात का डर लगता था कि कभी भी, जब भी मौका जर्मनी को हराने का मिलेगा फ्रांस को, वो जरूर सोडान के युद्ध का बदला लेगा। क्योंकि फ्रैंकफर्ट संधि के माध्यम से कई सारा युद्ध हर जाना लगाया गया। एक प्रमुख आर्थिक रूप से सशक्त क्षेत्र को लिया गया जिसका नाम था एल्सेस लॉरेंस, और बहुत अधिक पद का अपमान भी किया गया। और इस अपमान के कारण फ्रांस ने अपने राजतंत्र को छोड़कर लोकतंत्र को अपनाया, और वो हमेशा इस बात को लेकर भान में था कि मैं बदला लूंगा ही लूंगा। और यही कारण रहा कि अपने इस बदले के डर से बिस्मार्क के द्वारा हमेशा फ्रांस को अकेला बनाने की कोशिश की गई। और अकेले बनाने के लिए उसने सभी राज्यों के साथ में, जो प्रमुख राज्य थे जैसे कि रशिया, जैसे कि ऑस्ट्रिया, जैसे कि इटली, जैसे कि इंग्लैंड, इनके साथ गुप्त समझौते शुरू किए। और ये गुप्त समझौते कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण भी बने। तो ये आपको पिछली कहानी हमने बताई। साथ में आपको एक और चीज मुझे बताना था कि भैया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीछे एक और प्रमुख कारण था जो हम कई सारे कारणों में पढ़ेंगे। पहला कारण अगर हम देखें, साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य सॉरी साम्राज्य विस्तार। हर राज्य साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था। इंग्लैंड लगातार उपनिवेश की स्थापना की कोशिश कर रहा था। फ्रांस भी कोशिश कर रहा था। और 2 नए राज्य के उदय हो जाने के बाद जर्मनी और इटली के उदय हो जाने के बाद में अब उपनिवेश जो पहले से ही इंग्लैंड और फ्रांस में बट चुके थे, वो इन दोनों में भी अब बटने की बात होने लगी। तो कहीं ना कहीं चुनौती किसको मिली? इंग्लैंड को मिली। किससे मिली?
जर्मनी से मिली। जब इंग्लैंड को चुनौती जर्मनी से मिली तो वो किस पक्ष में आ गया? फ्रांस के पक्ष में आ गया। तो यहाँ से शुरू हो गया तो साम्राज्य विस्तार की नीति। दूसरा, सैन्यवाद पर बल। सैन्यवाद पर बल मतलब कोई भी चीज अगर हो रही है तो उस चीज को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक तरीके से काम ना करके, प्रेशरली काम करके, युद्ध की नीति को ही अपनाकर उस चीज की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को रोका जाए। ये बात पूरे यूरोप में चल चुकी थी क्योंकि बिस्मार्क ने इसी नीति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करा और जर्मनी का एकीकरण जब इसी नीति पर चलकर सफलतापूर्वक करवाया तो मतलब यूरोप के सभी राष्ट्रों में ये बात आने लगी कि सैन्यवाद को ही जितना बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब जब सैन्यवाद ज्यादा बढ़ने लगा तो जर्मनी ने जब अपनी सेना बढ़ाई तो फ्रांस को डर लगने लगा, फ्रांस ने अपनी सेना बढ़ाई, जब फ्रांस ने अपनी सेना बढ़ाई तो इंग्लैंड को भी डर लगने लगा। तो मतलब धीरे धीरे सैन्यवाद बढ़ने लगा और जब सैन्यवाद बढ़ाना चाहते थे लोग तो जनता, शासक बढ़ाना चाहते थे तो जनता का समर्थन जरूरी था। तो जनता में राष्ट्रवाद की भावना को पनपाया। राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद सैन्यवाद के लिए पूरक का काम करके चला। लोगों को बोला गया कि भैया हमें फ्रैंकफर्ट संधि के का बदला लेना है तो सैन्य शक्ति को बढ़ाना है, तो आप लोग भी आतुर रहिए कि जब भी युद्ध की घोषणा हो तो आप भी उसमें आइए। उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना ज्यादा, हेगल के सिद्धांतों को ज्यादा माना गया कि राष्ट्र ही सर्व कुछ है, राष्ट्र ही सर्वोत्तम है। इस ये बात भी कहीं ना कहीं उग्र राष्ट्रवाद, इसलिए कहा जाता उग्र राष्ट्रवाद हो परंतु उग्र राष्ट्रवाद ना हो, वो भी हानिकारक रहता है। तो राष्ट्रवाद बहुत अधिक है। एक और कारण जो प्रमुख रूप से था जो हम मान के चलते हैं, ये था स्लाव आंदोलन। ये आप थोड़ा समझ लीजिए, स्लाव आंदोलन। सर्बिया आप पढ़ोगे बेटा, सर्बिया। आपने एक टेबल टेनिस का एक खिलाड़ी देखा, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जिस देश का है ना, उस देश का नाम है सर्बिया और वहां पर एक जाति पाई जाती है, उसे कहा जाता है स्लाव जनजाति। जैसे हमारे यहाँ पर कई सारी जनजाति पाई जाती है ना, वैसी पाई जाती है। तो क्या है, ये एडियाटिक सागर है, ये इटली, और ये वाला जो क्षेत्र है ये बाल्कन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र बेटा? बाल्कन क्षेत्र है। और ये बाल्कन क्षेत्र में कई सारी जनजातियां निवास करती है। बात है 1878 में, और 1878 में आप सभी को पता है कि 1877 में रशिया के द्वारा तुर्की पर आक्रमण किया गया और तुर्की पर आक्रमण किए जाने के पश्चात तुर्की के कई सारे क्षेत्रों पर रशिया के द्वारा अधिकार जमाया गया। और जब अधिकार जमाया गया तो उसके कारण इंग्लैंड को भी डर लगा और ऑस्ट्रिया को भी डर लगा, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के दबाव में आकर जर्मनी को एक सम्मेलन बुलाना पड़ा 1878 में, जिस सम्मेलन का नाम था बर्लिन सम्मेलन। और इस बर्लिन सम्मेलन में रशिया को कहा गया कि आपने जो वेस्ट विटोवस की संधि की है वो संधि कहीं ना कहीं गैरकानूनी है, वो मान्य नहीं है, तो आप लोगों को जितने क्षेत्र मिले हैं तुर्की से वो क्षेत्र आपके अधिकार में नहीं रहेंगे। और ये कहते हुए रशिया को वो अधिकार से वंचित रखा गया। पर ये राज्य जीते, ये राज्य स्वतंत्र हुए। किससे स्वतंत्र हुए? तुर्की से। तुर्की मतलब उस्मानी साम्राज्य, आपको याद हो। तो जब उस साम्राज्य से वो स्वतंत्र हुए तो उसके ऊपर अधिकार जमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया को कहा गया, और ऑस्ट्रेलिया को जब कहा गया कि आप उसके ऊपर अधिकार जमाइए तो ऑस्ट्रिया ने धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर अधिकार जमाना शुरू किया। और यहाँ पर की जितनी जनजाति थी वो अब ऑस्ट्रिया के सानिध्य में रहकर अब अपना गुजर बसर करना नहीं चाहती थी। और यही कारण था कि सर्बिया में स्लाव जनजाति का आंदोलन चल रहा था। और स्लाव जनजाति का जब आंदोलन चल रहा था तो उसे लगातार मदद की जा रही थी रशिया के द्वारा। तो ये भी कारण कहीं ना कहीं बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। क्यों?
क्योंकि इस आंदोलन में सर्व जनजाति के लोग ऑस्ट्रेलिया से अगर भिड़ते तो ऑस्ट्रिया को मदद जर्मनी करता और सर्व को रशिया करता। जब ऑस्ट्रिया को मदद जर्मनी करता तो स्वाभाविक रूप से जर्मनी की मदद करने इटली आता, मतलब ये तीन देश बन जाते। और जब सर्बिया को मदद करने रशिया आता और रशिया को जब आता और पता चलता कि जर्मनी भी इसमें कूद चुका है तो फ्रांस भी आता और फ्रांस की मदद करने इंग्लैंड भी आता। तो इसलिए कहा जाता है कि भैया बाल्कन की दिक्कत ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को कहीं ना कहीं शुरू किया। इसलिए कहा जाता है कि इस युद्ध में पहले घोड़े चले फिर घुड़सवार आए। पहले घोड़े चले और फिर घुड़सवार आए। घोड़े कौन थे? सर्बिया और ऑस्ट्रिया। घुड़सवार कौन थे? फ्रांस और जर्मनी। ये तो केवल प्यादे बने, केवल निमित्त बना, परंतु असली लड़ाई किनके बीच थी? जर्मनी और फ्रांस के बीच की। युद्ध हुआ। युद्ध का तात्कालिक कारण बना ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्निंडे की एक सर्व जनजाति के एक व्यक्ति के द्वारा हत्या की जाना। हत्या की जाने के बाद में ऑस्ट्रिया के द्वारा सर्व को कहा, चेतावनी दी गई और चेतावनी देने के बाद में जब ने वो नहीं माना तो युद्ध की घोषणा की। जब युद्ध की घोषणा की गई तो रशिया कूदा। जब रशिया कूदा तो भैया ऑस्ट्रिया कूदा, रशिया कूदा तो स्वाभाविक रूप से ऑस्ट्रिया की मदद करने जर्मनी कूदा, तो रशिया की मदद करने के लिए फ्रांस कूदा और फ्रांस की मदद करने के लिए कौन कूदा? इंग्लैंड कूदा। तो वहीं जर्मनी की मदद करने के लिए कौन कूदा? इटली कूदा। तो ये कारण बने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के। पहला साम्राज्यवादी कारण, दूसरा कारण क्या था? राष्ट्रवादी कारण। तीसरा कारण हमने देखने की कोशिश की कि भैया बाल्कन क्षेत्र की दिक्कत। बाल्कन क्षेत्र की दिक्कत के साथ चौथा लास्ट कारण हमने देखा कि तात्कालिक कारण सर्व जनजाति के द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमारी की हत्या की जाना। और जैसे ही ये होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को वर्ल्ड वॉर क्यों कहा गया? तो कहने के लिए कारण ये था कि भैया पहली बार, क्योंकि इसके पहले भी युद्ध हुए, इसके पहले 100 वर्ष युद्ध हुए, 30 वर्ष युद्ध हुए, 7-7 साल 70 वर्ष युद्ध हुए, पर इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों कहा गया? क्योंकि भैया यूरोप की शक्तियां इसमें शामिल थी और आपको पता है कि उस समय में यूरोपीय शक्तियों के पूरे विश्व में उपनिवेश थे और पूरे विश्व में उपनिवेश थे तो स्वाभाविक यूरोप की शक्तियों का इस युद्ध में शामिल होना, उनके उपनिवेश का भी इस युद्ध में शामिल होना कहीं ना कहीं कहलाता था। तो मतलब यूरोप के शामिल हो जाने के कारण पूरा विश्व के प्रमुख उपनिवेश शामिल हो गए। यूरोप के उपनिवेश, यूरोप शामिल हुआ, इंग्लैंड शामिल हुआ, तो जितने इंग्लैंड के उपनिवेश थे वो भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में शामिल हो गए। फ्रांस शामिल हुआ तो फ्रांस के उपनिवेश जितने थे वो भी शामिल हो गए। जितने जर्मनी के उपनिवेश थे वो भी शामिल हो गए, जितने इटली के उपनिवेश थे वो भी शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि यूरोप के कारण पूरे विश्व का इसमें सम्मेलन होने के कारण इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की संज्ञा दी गई। और इसमें जो कैजुअलिटी हुई पूर्व के कभी भी हुए युद्ध की तुलना में ज्यादा थी। इसमें सैन्य लोगों की तुलना में असैन्य लोग जो थे, आम नागरिक थे, उनकी मरने की तादाद भी ज्यादा रहे। लगभग बोला जाता है 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की इस युद्ध में मृत्यु हुई। तो इसलिए इसकी कैजुअलिटी ज्यादा, इसका प्रभाव ज्यादा होने के कारण हमें दिखाई दिया कि भैया इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहा गया। अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान कई सारे हमें प्रभाव दिखाई दिए। कई सारे प्रभाव में सबसे पहला प्रभाव, यदि हम आर्थिक रूप से देखें, हम 3 प्रकार के प्रभाव देखेंगे। परिणाम। अब ये जो परिणाम रहे ये 3 प्रकार के रहे। तो पहला प्रश्न आप लिख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण। तो हम देखेंगे आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव की अगर बात करें तो भैया जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध चलने के समय में लगातार युद्ध जनित वस्तु की मांग बढ़ने लगी, लोगों को रोजगार मिलने लगा। लोगों को रोजगार मिलने के कारण क्या हुआ कि उनकी आमदनी अच्छी बढ़ने लगी। पर जैसे युद्ध समाप्त हुआ तो युद्ध जनित जो मांग थी उसमें कमी आने लगी, तो बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी बात, बहुत सारे संसाधनों का प्रयोग किया गया, किसमें? युद्ध के क्षेत्र में किया गया।
जब युद्ध के क्षेत्र में सैनिकों को रसद पहुंचाया गया, खाद्य वस्तु पहुंचाई गई, तो भैया इसके कारण क्या हुआ, जो आम जनता थी, आम नागरिक थे, उनके लिए खाद्य वस्तु की इनमें क्या हुई, कमी है, खेती के उत्पादन में कमी है। बहुत सारे देशों के द्वारा, कई सारे देशों से उधार लिया गया, जैसे कि इटली के द्वारा, जैसे कि जर्मनी के द्वारा। युद्ध लड़ने के दौरान अमेरिका से बहुत अधिक मात्रा में पैसा उधार लिया गया कि लौटा देंगे साहब, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जब लौटा नहीं सके तो उनको अपनी मुद्रा को ही बदलना पड़ा। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भैया दूध के पैकेट पर रुपए लिखने की जगह पर उन्होंने दूध के पैकेट पर उन्होंने क्या किया, नोट को ही छापना शुरू कर दिया। तो ये नकारात्मक परिणाम है। इसके कारण क्या हुआ, आगे अगर हम देखें तो इसके कारण जिन देशों ने बहुत अधिक मात्रा में लोगों को ऋण दिया, राष्ट्रों को ऋण दिया, वो तो खुशहाल हुए, और खुशहाल हो जाने के बाद में उस देश में बहुत अधिक सट्टेबाजी की शुरुआत हो गई। और जब सट्टेबाजी की शुरुआत अमेरिका में हो गई, तो अमेरिका में सट्टेबाजी की शुरुआत होने के कारण हमें दिखाई दिया कि भैया वहां पर जो वॉल स्ट्रीट सेंटर था वो 1929 में धड़ाम से गिर गया, और उसके बाद में पहली वैश्विक मंदी भी हमें दिखाई दी, द ग्रेट डिप्रेशन। तो आर्थिक परिणाम हुए, मैं आपको बताते चल रहा हूं, आप लिखते चलिए। राजनीतिक परिणाम में अगर बात करें तो रशिया, जर्मनी, इटली, इनमें राजतंत्र समाप्त हो गया, यहां लोकतंत्र आ गया। रशिया युद्ध में था, युद्ध में जब वो लड़ा तो लड़ने के बाद में 1917 में ही वहां पर दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति होगी, जिसका नाम था बेल्शेविक क्रांति, यहां पर आपको दिखाई दे। जर्मनी में इसके बाद वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई, और वाइमर गणतंत्र के द्वारा शासन करने की कोशिश की गई, पर जब वाइमर गणतंत्र सफल नहीं रहा तो 1933 के करीब करीब वाइमर गणतंत्र की खामियों के कारण हमें हिटलर का वहां पर ताजपोशी दिखाई दी। इटली में जब राजतंत्र समाप्त हुआ, वहां लोकतंत्र आया, सरकारें आई, और सरकारें जब आई परंतु शासन जब नहीं कर पाई, तो वहां पर कुछ गलतियों के कारण जब इटली का राष्ट्रवाद खराब हुआ, उग्र हुआ, क्या गलती थी कि भैया इटली जो था युद्ध में लड़ा प्रारंभ में जर्मनी की तरफ से, पर 1915 में कर बैठा वो लंदन में मित्र राष्ट्रों के साथ संधि, और वो लड़ा इंग्लैंड के समर्थन में, वो लड़ा फ्रांस के समर्थन में, वो लड़ा रशिया के समर्थन में। और जब लड़ा तो उसका उद्देश्य था कि लंदन में हुई गुप्त संधि से के माध्यम से मुझे वो क्षेत्र मिल जाए जो मैंने संधि में कहा। पर जब संधि हुई वर्साई की, और वर्साई की संधि के बाद में जब कुछ नहीं मिला, तो भैया इटली की जनता में राष्ट्रवाद ज्यादा पनपा। जब राष्ट्रवाद पनपा तो इस राष्ट्रवाद की बातों को लेकर हमें यहाँ पर मुसोलिनी नामक तानाशाह का उदय दिखाई। जब मुसोलिनी नामक तानाशाह आया तो हिटलर और मुसोलिनी ने आगे चलकर सर्वशक्तिमान नेता के रूप में पूरे के पूरे क्षेत्र में अधिकार जमाने की कोशिश की। यह हमें राजतंत्र में दिखाई दी, राजनीतिक परिणाम दिखाई दी। इसी के बाद यदि हम देखें सामाजिक परिणाम की बात करें तो सामाजिक परिणाम में पहली बार बड़ी संख्या में पुरुषों का युद्ध में कहीं ना कहीं मौतें हुई, मृत्यु हुई, तो और लंबा युद्ध चला, और जिसके कारण महिला की भूमिका सामने दिखाई दी। तो महिला की भूमिका जब सामने दिखाई दी तो महिला के वर्चस्व की बात हमें दिखाई दी। दूसरी बात, इस युद्ध के बाद में जर्मनी का बंटवारा किया गया, मैंडेट प्रणाली के माध्यम से जो जर्मनी था उसका बंटवारा किया गया। और जब बंटवारा किया गया तो कई सारे देशों का निर्माण हुआ, पोलैंड बना, चेकोस्लोवाकिया बना। जब ये सारे देश बने तो इसके कारण लोगों का प्रवासन से संबंधित समस्या है, लोग किस देश के नागरिक है इनके बारे में उनको नहीं पता,
प्रवासन से संबंधित समस्या आज भी है। आज भी भारत में कई सारी जगह पर प्रवासन से संबंधित समस्या है। तो ऐसी समस्या पहली बार विश्व में विकराल रूप में दिखाई दी। सामाजिक रूप से एक और बहुत अच्छी चीज दिखाई दी, गोरे और कालों के बीच में जो मतभेद था वो कम हुआ, क्योंकि गोरे जितनी आतुरता के साथ में लड़े, काले भी लोग उतनी ही आतुरता के साथ लड़े। तो वही मतलब रंगभेद जो था, जो लगातार चले आ रहा था सदियों से, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दिया। तो ये हमें परिणाम दिखाई दिए, आर्थिक परिणाम, राजनीतिक परिणाम और सामाजिक परिणाम। ये परिणाम अगर आपको समझ में आ गए तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्साई की संधि को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहीं से अब टॉपिक शुरू हुए, यहाँ से वर्षा हम पढ़ेंगे मुसोलिनी, मुसोलिनी के बाद में जर्मनी, सॉरी हिटलर और रूसिया की क्रांति। ये बहुत सारे टॉपिक है जो यहीं से निकलते आए। तो आपको यहीं से बातों शुरू करते रहना और लेक्चर को लगातार सुनते रहना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।